जब मैंने फॉस्टर केयर छोड़ा और किसी तरह कॉलेज ऑफ चार्ल्सटन में एडमिशन ले लिया तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी मुलाकात रायन जैसे किसी इंसान से होगी। वो बहुत आकर्षक और कामयाब था और उसे हमेशा पता होता था कि किस समय क्या सही बात कहनी है। शादी करने और रायन के होम टाउन एरिजोना में जाकर बसने का फैसला करने से पहले हमने 1 साल तक एक दूसरे को डेट किया। शुरू में हमारी शादीशुदा जिंदगी एकदम बिंदास थी। रायन ने पहली मुलाकात में बहुत अच्छा असर डाला। उसके साथ काम करने वाले उसे बहुत होशियार समझते थे और हमारे पड़ोसी हमें एक परफेक्ट कपल के तौर पर देखते थे। लेकिन लगभग 6 महीने बाद उसका पूरा रवैया ही बदल गया। उसने हर चीज पर अपनी मर्जी थोपना शुरू कर दिया। मैं क्या पहनूंगी, मैं किसके साथ घूमूंगी और मैं कहाँ जाऊंगी, हर चीज पर उसका ही हुक्म चलता था। वो मेरे फोन को ट्रैक करता था, मेरे ईमेल को चेक करता था और नजर रखता था कि मैं कहाँ पर हूँ। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ जान, वो कहता था। और कभी कभी मेरा हाथ इतनी जोर से दबाता था कि दर्द होता था। उसने जब पहली बार मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। जब मैं जमीन पर बैठकर रो रही थी और मेरे मुंह से खून आ रहा था, तब भी रायन मुझे यही समझाता रहा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। वो मेरे लिए फूल लेकर आया और कहा कि अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा दोबारा हुआ। हालांकि वो हमेशा बहुत होशियारी से काम लेता था। वो इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि शरीर के किसी भी ऐसे हिस्से पर चोट के निशान ना पड़े जो आसानी से दिखे। मुझे पता था कि तलाक लेना मेरे लिए मुश्किल है। रायन इस पूरे मामले को बेवजह लंबा खींचता, मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाता। ये शायद मुझे जान से मार डालता। इसलिए मैंने तलाक लेने के बजाय गायब हो जाने का फैसला किया। इस पूरी योजना को बनाने में मुझे 3 महीने लगे। मैंने घर के राशन के पैसों से कुछ पैसे बचाए, जिन पैसों का हिसाब रायन कभी नहीं मांगता था। फॉस्टर केयर में मिले एक दोस्त की मदद से एक फर्जी आईडी बनवाई और भागकर ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहां रायन मुझे कभी ढूंढ नहीं पाता। एक रात मैंने अपना स्कार्फ पास की नदी में फेंक दिया और वहां से भाग निकली। ऐसा करके मैंने ये नाटक रचा कि मैं जानबूझकर नदी में डूब गई। कपड़ों और पैसों से भरा मेरा बैग पहले से ही नदी के किनारे झाड़ियों में छिपा था, जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही वहां छिपा कर रखा था। 2 दिनों तक लगातार तलाशी लेने के बाद भी जब मेरा कोई सुराग नहीं मिला तो कोस्ट गार्ड ने मुझे लापता घोषित कर दिया और आखिरकार मुझे मृत मान लिया गया। मेरे पति रायन ने मेरी शोक सभा में एक दुखी और बेसहारा पति का किरदार इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि कोई भी उसे मान लेता। मैं एक मोटेल के कमरे में बैठकर टीवी पर ये सारी खबरें देख रही थी। मैं एशविल में बस गई। एक कॉफी शॉप में काम मिल गया और एक पुरानी किताबों की दुकान के ठीक ऊपर एक छोटा सा 1 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लिया। 4 महीने पलक झपकते ही बीत गए और मुझे काफी सुरक्षित महसूस हुआ। मैं दोस्त बना रही थी, फिर से हंस रही थी और सचमुच ये सोचने की हिम्मत कर पा रही थी कि मैंने सच में कर दिखाया है। लेकिन एक शाम जब मैं काम से घर लौटी तो सुरक्षा का वो एहसास पूरी तरह से खत्म हो गया। जिस पल मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ बहुत गलत है। किचन की कुर्सियां अंदर की तरफ धकेली हुई थी और मेज के साथ एकदम सीधी लाइन में लगी थी। हर एक कुर्सी मेज के किनारे से बिल्कुल बराबर दूरी पर थी। ये रायन की उन आदतों में से एक थी जो वो हर रात सोने से पहले करता था। मेरे पेट में अजीब सी घबराहट हुई और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं भागने के लिए मुड़ी, लेकिन वो पहले ही दरवाजे के सामने खड़ा होकर रास्ता रोक चुका था। कितनी मजेदार बात है कि इतने महीने बाद भी तुम पहचान गई कि मैं यहाँ हूँ। मुझे पता था कि हम सोलमेट्स हैं। रायन हंसा और मेरे और करीब आ गया। उसने सूट और टाई पहनी हुई थी जैसे वो अभी अभी काम से लौटा हो। तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आता? तुम मेरी पत्नी हो। वो मुस्कुराया और मेरे और करीब आ गया। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। तुमने अपनी मौत का नाटक किया, वो गुस्से से बोला। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी बेइज्जती की और मुझे दुख दिया है, समझी तुम? वो मेरी तरफ बढ़ता रहा और मैं पीछे हटते हुए दीवार से सट गई। हम घर जा रहे हैं माँ, तुमने अपना छोटा मोटा नखरा दिखा लिया और अब वापस आने का समय हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। हाँ तुम जा रही हो। उसने मेरी बाह पकड़ी और मुझे 2 थप्पड़ मारे। मैं चीखी और जोर से अपनी बाह छुड़ा ली। उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां मेरे मांस में धंस गई और खून निकलने लगा। मैंने अपना पर्स उसके चेहरे पर जोर से मारा, इतनी जोर से कि उसे मुझे छोड़ना पड़ा। मैं दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और दीवार पर पटक दिया। मेरा सर दीवार से टकराया और उससे खून बहने लगा। वो चिल्लाता रहा, बार बार मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारता रहा और मुझे घसीटता रहा। मैंने भी उसका मुकाबला किया, उसे लातें मारी और उसके चेहरे पर तब तक नाखून मारे जब तक खून नहीं निकल आया। हम लड़खड़ाते हुए मेरी कॉफी टेबल से टकराए। टेबल पलट गई और टूटकर बिखर गई। मैंने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके रायन पर दे मारा। मेरा निशाना चूक गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मैं जितनी जोर से चीख सकती थी चीखी। रायन का हाथ मेरे गले तक पहुंचा और उसने मेरे गला जोर से दबाया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ठीक उसी समय किसी ने मेरा दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। दरवाजा खोलो। रायन जमसा गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने जोर से सांस अंदर खींची और दरवाजे पर होने वाली धमक और भी तेज हो गई। ये पुलिस है, अभी दरवाजा खोलो। दरवाजा जोर से खुल गया।
मेरे मकान मालिक मिस्टर पैटरसन ने चीखते चिल्लाने की आवाज सुनी थी और 911 पर कॉल किया था। 2 पुलिस वाले अंदर भाग आए और रायन को मुझसे दूर खींच लिया। वो चीख चीख कर कह रहा था कि मैं उसकी पत्नी हूँ, कि मैंने अपनी मौत का नाटक किया और कि मेरा उस पर हक है। उन्होंने उसे जोर से दीवार से सटा दिया और उसके हाथों में हथकड़ी लगाई। मैं जमीन पर बैठी सांस लेने की कोशिश की। मेरे चेहरे पर खून था, मेरी गर्दन पर अब भी चोट के निशान थे। रायन पर जबरदस्ती घर में घुसने, हमला करने और अपहरण की कोशिश करने का आरोप लगाया। जब चार्ल्सटन पुलिस को पता चला कि मैंने अपनी मौत का नाटक किया था, तो उन्होंने रायन पर झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का आरोप भी जोड़ दिया। आखिर में रायन को 5 साल की सजा हुई। अब मैं 30 साल की हूं और अभी भी एशविल में ही रहती हूं। मैंने अपार्टमेंट बदल लिया, मेरे पास एक नई नौकरी है और मेरे पास एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी है जो तब तक लागू रहेगा जब तक रायन 50 साल का नहीं होता। ये सब मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन असल में ये फिल्म से भी 10 गुना ज्यादा भयानक था। जूलिया रॉबर्ट्स की वो फिल्म याद है, स्लीपिंग विद द एनिमी। खैर, मुझे उस चीज का सीधा अनुभव हो चुका है। ओलिविया और मैं बोल्डर कोलोराडो चले गए थे अपनी बर्बाद हो चुकी शादी को बचाने की आखिरी कोशिश करने के लिए। यह ओलिविया का ही आइडिया था। उसने कहा कि एक नई जगह पर रहना पहाड़ों और शांति के बीच हमें एक नई शुरुआत देगा। लेकिन हमारी गाड़ी तो पहले ही पटरी से उतर चुकी थी और हमने कितनी भी कोशिश की हो, हालात बद से बदतर हो गए थे। बोल्डर में भी हम हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। आखिरी झगड़ा मार्च में हुआ, ठीक मेरे काम से लौटने के बाद। एक छोटी सी कहासुनी एक भयानक झगड़े में बदल गई। वो रो रही थी और मैं चिल्ला रहा था। हमारी गालियां बहुत ही गंदी थी। उसने मुझे मतलबी इंसान कहा और मैंने पलटकर उसे पागल कह दिया। इस पूरी घटना ने हमें पूरी तरह तोड़ दिया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब बस बहुत हो गया, मैं बकवास और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आखिरी बात कहकर उसने अपनी चाबियां उठाई और वहां से चली गई। ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने इतनी जोर से दरवाजा पटका कि दीवार पर टंगा एक फोटो फ्रेम नीचे गिर गया। मैंने उसकी कार स्टार्ट होने की आवाज सुनी और जब वो तेजी से गाड़ी भगा कर निकली तो टायरों की चीखने जैसी आवाज सुनी। मुझे लगा कि वो वापस आ जाएगी हमेशा की तरह, अपनी बहन के घर एक रात बिताकर थोड़ी शांत होकर अगली सुबह वो वापस होगी। लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। अगले दिन मेरा फोन सीधे उसकी वॉइसमेल पर चला गया। मैंने उसे मैसेज किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब मैंने उसकी बहन को फोन किया तो मुझे पता चला कि ओलिविया वहां थी ही नहीं और ना ही कभी वहां गई थी। तीसरे दिन तक मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस वाले ज्यादा चिंतित नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं और शायद उसे बस थोड़ी स्पेस चाहिए, और उन्होंने मुझे एक हफ्ते बाद फिर से संपर्क करने को कहा। 5वीं रात जब मैं घर लौटा तो मेरे दरवाजे पर एक छोटा सादा सा गत्ते का डब्बा रखा था। उस पर एक काले मार्कर से मेरा नाम लिखा था और भेजने वाले का कोई पता नहीं था। मैंने उसे उठाया और घर के अंदर ले गया। जब मैंने आखिरकार वो डब्बा खोला तो मुझ पर एक भयानक डर और घबराहट की लहर छा गई। डब्बे के अंदर लंबे गहरे भूरे बालों का एक गुच्छा था जो पक्का ओलिविया के ही थे। वो बाल एक चिपचिपे लाल रंग के पदार्थ में पूरी तरह से सने हुए थे जो देखने में बिल्कुल खून जैसा लग रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। जब मैंने उन्हें वो बॉक्स दिखाया तो उन्होंने उसे सबूत के तौर पर ले लिया और ओलिविया के गायब होने के मामले को ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद एक और पैकेज आया। ये वाला पहले से बड़ा और भारी था। मैं इसे खोलना नहीं चाहता था, इसलिए जासूस ने इसे खोला। जैसे ही उसने बॉक्स से एक उंगली बाहर निकाली उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो उंगली जोड़ से साफ कटी गई थी और उस पर एक चांदी की अंगूठी थी जिसमें एक छोटा सा हीरा जड़ा था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। हमारी शादी के दिन मैंने ही वो अंगूठी ओलिविया की उंगली में पहनाई थी। मैं वहीं अपने बरामदे में उल्टी करने लगा। जासूस ने मदद के लिए और पुलिस वालों को बुलाया। अगले 1 हफ्ते तक और भी पैकेज आते रहे। हर पैकेज पिछले वाले से ज्यादा भयानक होता था। मुझे कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला, एक खून से सना हुआ झुमका मिला जिसे मैं पहचानता था। ये सब एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला बुरा सपना था जो लगातार और भी बुरा होता जा रहा था। पुलिस मुझसे सवाल करने लगी। जिस रात वो घर छोड़कर गई थी उस रात मैं कहाँ था? क्या हमारी पहले कभी लड़ाई हुई थी? कितनी बार? क्या मैंने उसके नाम पर कोई जीवन बीमा करवाया था? क्या मैंने कभी उसके साथ हिंसा की थी? उन्होंने मुझे बताया कि ओलिविया को जिंदा देखने वाला मैं ही आखिरी व्यक्ति था और ऐसे मामले में पति हमेशा मेन सस्पेक्ट होता है। उन्होंने मेरे घर की चप्पे चप्पे की तलाशी ली, मेरे कपड़े जांच के लिए ले गए और मेरे हाथों के निशान लेकर उन पर बारूद के अंशों की जांच की। भले इस मामले में किसी बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने एक वकील किया जिसने मुझे सलाह दी कि जब तक वो मेरे साथ मौजूद ना हो तब तक मैं पुलिस के सामने कुछ भी ना बोलूं। फिर डिटेक्टिव लैब रिजल्ट्स के साथ मेरे घर पहुंचा। ये शरीर के अंग तुम्हारी पत्नी के नहीं हैं। क्या? इनका डीएनए ओलिविया के डीएनए से मेल नहीं खाता है। ये अंग एली हॉफमैन नाम की एक महिला के हैं जो 3 हफ्ते पहले
एल डोराडो कैनियन के पास अकेले हाइकिंग पर गई थी और वहीं गायब हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई तुम्हें एली हॉफमैन के शरीर के टुकड़े भेज रहा है, जिन्हें उसने तुम्हारी पत्नी के शरीर के टुकड़ों जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। जासूस ने फिर भी सर हिलाते हुए कहा, हमें लगता है कि तुम्हारी पत्नी अभी भी जिंदा है मिस्टर विलियम, और हमारा मानना है कि उसी ने एली हॉफमैन की हत्या की है। 2 दिन बाद पुलिस को पहाड़ों में एक उभरी हुई कब्र में एली का शव मिला। उसके शरीर को बुरी तरह से काट दिया गया था और उसके शरीर के वो सभी अंग गायब थे जिन्हें डाक के जरिए मुझे भेजा गया था। मृत्यु का कारण सर पर लगी जोरदार चोट थी। ओलिविया की कार एक ट्रेल हेड के पास लावारिस हालत में मिली, ठीक उसी जगह के पास जहां एली लापता हुई थी। एक गैस स्टेशन के सिक्योरिटी फुटेज में ओलिविया को एली के लापता होने से 1 दिन पहले एक फावड़ा और कूड़े के बैग खरीदते हुए देखा गया, लेकिन ओलिविया पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। पुलिस को लगता है कि ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। उसने अपने गायब होने का नाटक रचा और एली की हत्या कर दी ताकि वो मुझे इसके शरीर के टुकड़े भेजे, शायद मुझे हत्या के इल्जाम में फंसाने के लिए या मुझे पागल करने के लिए या शायद दोनों के लिए। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया, वो है क्यों? वो एक बेकसूर औरत की हत्या करके मुझे उसके शरीर के टुकड़े क्यों भेजेगी? वो आखिर चाहती क्या थी? मैं हमारी आखिरी लड़ाई और उस दौरान कही गई अपनी बातों के बारे में सोचता हूँ। देखते हैं मुझे जरा भी फर्क पड़ता है या नहीं। शायद वो चाहती थी कि मुझे फर्क पड़े और मैं तड़पूं। शायद वो मुझे इस बात की सजा देना चाहती थी कि अब मैं उससे प्यार नहीं करता। मैंने बोल्डर छोड़ दिया और अपना परिवार के पास डेनवर में जाकर बसा। ये केस अभी भी खुला है और ओलिविया FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उन्हें लगता है कि वो देश छोड़कर भाग गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कहीं गई है। मुझे लगता है कि वो अभी भी मुझ पर नजर रखी हुई है और इंतजार कर रही है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता क्योंकि जब भी कोई पैकेज मेरे दरवाजे पर आता है तो मेरी धड़कनें थम सी जाती हैं, क्योंकि ओलिविया अभी भी कहीं बाहर ही है और एली हॉफमैन की हत्या इस बात का सबूत है कि वो कुछ भी कर सकती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या और भी औरतें ओलिविया जैसी दिखती हैं? क्या वो और भी शिकारों को इकट्ठा कर रही है और उनके शरीर के टुकड़े जमा कर रही है? शायद उन टुकड़ों को उस वक्त के लिए बचा कर रख रही है जब वो मुझसे दोबारा संपर्क करने का फैसला करे। और कभी कभी देर रात को जब मुझे बाहर कोई आहट सुनाई देती है तो मुझे लगता है कि शायद आखिरकार वो आ गई है उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिसकी शुरुआत उसने की थी। हम पोर्टलैंड ऑर्गन में रहते थे। हॉर्थोन के पास बने उन पुराने क्राफ्ट्समैन घरों में से एक मेरी पत्नी रोजी को वो घर देखते ही पसंद आ गया था। 7 साल पहले जिस पल उसने उसे देखा था, उसने कहा कि हमारी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एकदम सही है। मुझे भी उसे अपना घर कहने में बहुत खुशी हुई। अगले 2 साल जन्नत जैसे लगे, लेकिन तीसरे साल के आसपास हालात बिगड़ने लगे। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे, जैसे मैं सिंक में झूठे बर्तन छोड़ देता था या वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती थी। देखते ही देखते हमारे झगड़े इतने बढ़ गए कि हम चिल्लाते चिल्लाते अपनी आवाज ही खो बैठे। अक्सर वो गुस्से में चीजें फेंक देती थी और मैं दीवारों में मुक्के मारकर छेद कर देता था। हमारे पड़ोसियों ने 2 बार हमारी शिकायत भी की। एक बार तो पुलिस भी आ गई थी। 5वें साल तक आते आते मुझे समझ में आ गया था कि अब सब खत्म हो चुका है। हम दोनों ही बहुत दुखी थे, लेकिन रोजी ये मानने को तैयार नहीं थी। वो बस यही कहती रहती कि हमें बस थोड़ी थेरेपी की जरूरत है या फिर कहीं घूमने जाने की, और शायद एक बच्चा हो जाए तो सब ठीक होगा। लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहता था जिसके साथ मैं एक कमरे में भी नहीं रह सकता था। जिस रात मैंने पहली बार तलाक शब्द का जिक्र किया वो फरवरी का महीना था। उस रात हमारा बहुत जोरदार झगड़ा हुआ। मैं सो रहा था, तभी रोजी ने मेरा फोन चेक किया और उसे मेरी एक कोवर्कर रेचल के साथ काम से जुड़े एक प्रोजेक्ट के बारे में चैट मिल गई। रोजी को लगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। तुम उसके साथ सो रहे हो ना? मुझे पक्का पता है। रोजी की आवाज कांप रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने पलटकर जवाब दिया और गुस्से में अपना फोन बेस पर पटक दिया। अरे यार रोजी, हम तो बस हेंडरसन अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। बस बहुत हो गया, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पूरे 1 मिनट तक रोजी मुझे ऐसे घूरती रही मानो मेरे सर पर कोई दूसरा सर उग गया हो। मैंने देखा कि कैसे उसके चेहरे के हाव भाव गुस्से से बदलकर एकदम खाली हो गए, जैसे मैंने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। मैं सब ठीक कर दूंगी, उसने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी कायल, तुम देखना। उसकी मुस्कान देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं इतना थक चुका था कि बहस करने की हिम्मत नहीं थी। उस रात मैं गेस्ट रूम में सोया। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि रोजी चॉकलेट चिप्स वाले पैनकेक बना रही थी। वो हमेशा रहने वाले प्यार के बारे में कोई गाना गुनगुना रही थी और उसने वही पीली ड्रेस पहनी थी जो मुझे कभी पसंद थी। गुड मॉर्निंग बेबी, मैंने तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता बनाया है। वो खिलखिलाकर हंसी और मेरे गाल पर किस किया। रोजी, हमें इस बारे में बात करनी है। बस खाओ इसे, हम ठीक हो जाएंगे, मेरा वादा है तुमसे। अगले कुछ हफ्तों तक मेरी पत्नी बिल्कुल बदली हुई इंसान लग रही थी। हर सुबह मैं नाश्ते और प्यार भरे किसेस के साथ जागता।
वो मेरे लंच बॉक्स में छोटे छोटे नोट छोड़ती, जिनमें वो मुझे याद दिलाती कि वो मुझसे कितना प्यार करती है और मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ। वो सब कुछ ठीक करने में लगी थी और मुझे लगा कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तक ये हालात बहुत ज्यादा अजीब नहीं हो गए। ये एक सोमवार की सुबह थी। मैं अपने एक कोवर्कर के साथ एक जरूरी प्रोजेक्ट पर फोन पर बात कर रहा था। तभी मेरा फोन अचानक खराब हो गया और ऑन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये कोई तकनीकी गड़बड़ी है, इसलिए मैंने दूसरा फोन ले लिया, लेकिन वो भी एक हफ्ते के अंदर ही खराब हो गया था। इसके बाद मैंने छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और पाया कि दरवाजे के ताले भी कुछ अलग से लग रहे थे। एक रात मैंने ये पक्का करने के लिए अपनी चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही थी। जब मैंने रोजी से इस बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा कि उसने ताले बदलवा दिए हैं। मुझे घर में हर जगह कैमरास भी लगे हुए मिले। तुमने कैमरेज लगवाए हैं? उसने अपने बचाव करते हुए कहा कि ज्यादा सेफ्टी के लिए। उस रात मैंने हमेशा के लिए घर छोड़ जाने का फैसला किया। मैंने जल्दी से अपना कुछ सामान एक बैग में डाला और तब तक इंतजार किया जब तक रोजी पूरी तरह से घर से बाहर नहीं चली गई। उसके बाद मैं दबे पांव नीचे उतरा और कार की तरफ भागा। जब मैं कार में बैठा तो मैंने बार बार इग्निशन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो कमबख्त कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं कार से नीचे उतरा और बोनेट खोला तो देखा कि कार की बैटरी गायब थी। क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे हो? मैं चौंक कर उछल पड़ा और पीछे मुड़कर देखा। रोजी ठीक वहीं बरामदे में खड़ी थी। उसके हाथ में मेरी कार की बैटरी थी और दूसरे हाथ में रसोई का एक बड़ा सा चाकू था। रोजी, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, हमारे बीच सब कुछ ठीक हुआ है और फिर भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ। वो रोते हुए और साथ ही मुस्कुराते हुए मेरी तरफ और करीब आने लगी। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि एक ही छत के नीचे जानवरों की तरह लड़ते झगड़ते रहने से कहीं बेहतर है कि हम दोनों अलग अलग रहकर शांति से अपनी जिंदगी बिताएं। रोजी अभी भी चाकू हाथ में लिए मेरी ही तरफ बढ़ती जा रही थी, जबकि मैं पीछे हटते हुए घर की तरफ जा रहा था। प्यार में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं कायल। मैंने ये बात शादी बचाने के बारे में लिखी किताब में पढ़ी थी। पीछे हटो। अगर तुम अपनी मर्जी से मुझसे प्यार नहीं कर सकते। वो कुछ फीट दूर रुक गई। चाकू पर सड़क की लाइट पड़ी। तो मैं ये पक्का कर दूंगी कि तुम मुझे कभी छोड़कर ना जाओ। रोजी ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और मेरी तरफ झपटी। मैं घर की तरफ भागा। वो हॉल में मेरा पीछा करती रही और मैं किसी तरह गेस्ट रूम में घुसकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गया, इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंच पाती। आखिरकार मैंने खुद को गेस्ट रूम में बंद कर लिया और लैंडलाइन से 911 पर कॉल किया, जबकि वो बार बार लकड़ी के दरवाजे पर चाकू से वार कर रही थी और मुझ पर चिल्ला रही थी कि हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। उसका गुस्सा तब तक जारी रहा जब तक मुझे बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई नहीं दिए। जब पुलिस अंदर आई तो उन्हें रोजी किचन में मिली। वो बिल्कुल आराम से चाय बना रही थी। चाकू काउंटर पर पड़ा था और मेरी कार की बैटरी मेज पर रखी थी। उसने जो कुछ हुआ था उसे पूरी तरह से कम करके बताया। उसने पुलिस वालों से कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ और हमारे बीच बस थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी, लेकिन दरवाजा ही बड़ा सबूत था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया गया और उसे मानसिक जांच के लिए ले जाया गया। इससे मुझे जल्दी तलाक मिलने में मदद मिली। अब लगभग 1 साल बीत चुका है। मैंने ओरेगन हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब सिएटल में रहता हूँ। दोबारा से जिंदगी शुरू करना मुश्किल था, लेकिन मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। मैं अब किसी को डेट नहीं करता। मेरी शादी ने मेरे मन में भरोसे को लेकर गहरी समस्याएं पैदा कर दी हैं। जब कोई औरत मेरी तरफ मुस्कुराती है तो मुझे रोजी की याद आती है। वो उस ड्राइववे में खड़ी थी, उसके चेहरे पर आंसू थे और हाथ में चाकू। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं कि मेरी पागल एक्स वाइफ मेरे बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी है और एक डरावनी मुस्कान के साथ मेरे चेहरे की तरफ झुकी हुई है। मैंने एक बार उसे उस मानसिक अस्पताल में जाकर देखने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे डर लगा कि कहीं उसे मेरे अभी के ठिकाने के बारे में पता न चल जाए। बेहतर यही है कि अतीत को दफना दिया जाए।